हेलो बच्चों, आज की जो अपनी क्लास है वो है विद्युत क्षेत्र के बारे में, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में अपन बात करेंगे। ये क्या होता है, सबसे पहले अपन इसके बारे में बात करेंगे। क्या इसकी आवश्यकता पड़ी, कैसे हमें पता लगा कि ऐसा होता ही है। देखिए, आपने बचपन से ऐसा पढ़ा है, जब भी आपने फर्स्ट टाइम बल के बारे में सुना कि बल क्या होता है, तो आपने नॉर्मल सी बात ऐसे सुना कि धक्का देना और खींचना बल कहलाता है। ठीक है, ओके। जब धक्का देते हैं या खींचते हैं तो अपने को किसी न जिस भी वस्तु को धक्का देते हैं या खींचते हैं तो उसके कांटेक्ट में आना पड़ता है, हमें उससे संपर्क करना पड़ता है, तभी अपन उस पर फोर्स लगा पाते हैं। लेकिन आपने देखा, बचपन से आप देखते आ रहे हैं कि जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो कांटेक्ट में नहीं आता है। जब हमारे पास कोई वस्तु यहाँ पे है और पृथ्वी का तल यहाँ है, नीचे वाला हाथ, ये पृथ्वी का तल है और वस्तु यहाँ है। जब गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी के द्वारा इस वस्तु पे लगाया जाता है तो ऐसा नहीं है कि पृथ्वी का जो तल है वो उछल के ऐसे ऊपर आता है और ये इसको खींच लेता है और टपक दे से नीचे ले जाता है। ऐसा तो नहीं होता। तो ये क्या करता है, ये दूर बैठा बैठा इस पे फोर्स लगाता है। ऐसा कैसे पॉसिबल है, कोई दूर बैठे बैठे ही फोर्स लगा दे? ऐसा तभी पॉसिबल है, कोई ना कोई ऐसा प्रभाव उत्पन्न हो रहा होगा इसके चारों ओर। मतलब ये जो अपनी जो पृथ्वी है वो कोई ना कोई अपना प्रभाव उत्पन्न कर रही है अपने चारों ओर, और जहां तक वो प्रभाव उत्पन्न कर रही है वहां तक कोई भी पिंड होता है तो वो अपनी ओर खींच लेती है उस प्रभाव की वजह से। ऐसे ही ये सेम थ्योरी अपन इसके अंदर अप्लाई कर रहे हैं आवेश के अंदर। आवेश के अंदर भी आपने देखा विद्युत बल है। जब मेरे पास कोई दो आवेश होते हैं, ये Q1 आवेश है और ये Q2 आवेश है, मैं इस Q1 आवेश को इस Q2 आवेश के पास में लेके जाता हूं तो ये खींच लेता है या इसको दूर भगा देता है, लेकिन ये इसके कांटेक्ट में तो नहीं आता, कांटेक्ट में नहीं आता। तो नहीं आता, इसका मतलब ये हुआ कि ये Q2 आवेश भी अपने चारों ओर कोई ना कोई एक ऐसा प्रभाव उत्पन्न कर रहा है जिसे हम कह देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड बोल देते हैं सिंपल भाषा में। या सिंपल भाषा में जाना बात करनी है तो आर्ट्स क्लास में जाएं, 3 इडियट का डायलॉग। तो सिंपल भाषा की अपन बात करते हैं तो इस Q2 आवेश के चारों ओर एक ऐसा फील्ड उत्पन्न हो रहा है जिसके कारण ये इस पे बल आरोपित कर पा रहा है, जिसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, विद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो विद्युत क्षेत्र की डेफिनेशन क्या होगी, वह किसी आवेश, कोई भी आवेश, मान लीजिए ये आवेश है हमारे पास, किसी आवेश या आवेशों का समूह है, खूब सारे आवेश हैं, Q1 Q2 Q3 खूब सारे हैं। किसी आवेश या आवेशों के समूह के चारों ओर, ये जैसे आवेश, इसके चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश को, मतलब अन्य कोई दूसरा ला रहा है, ये ला Q1, किसी अन्य आवेश को लाने पर उस पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल अनुभव हो, जिसको लाए उस पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल अनुभव हो, वह क्या कहलाता है, इस आवेश का इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। उसे इस आवेश का इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, विद्युत क्षेत्र कहते हैं। मतलब किसी आवेश या आवेशों के समूह के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश को लाने पर उस पर विद्युत बल लगता है, उसे उस पहले वाले आवेश को क्या, पहले वाले आवेश का विद्युत क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, ये तो है विद्युत क्षेत्र के बारे में। अब इसके बाद में अपन बात करते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करते हैं। तीव्रता का मतलब क्या होता है, जैसे आपने 11वीं क्लास के अंदर पढ़ा है, गुरुत्वाकर्षण के बारे में पढ़ा है, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता। इसका मतलब क्या होता है गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता? इलेक्ट्रिक फील्ड तो बना हुआ है, किसी आवेश के चारों ओर विद्युत क्षेत्र बना हुआ है, लेकिन मैं मान लीजिए आपने कहा ये वाला जो आवेश है और ये जो दूसरा आवेश है, इसको मैं यहाँ इसके पास में लेके आता हूँ, तो यहाँ लाने पर इसको कितना इलेक्ट्रिक फील्ड फील होगा, मतलब यहाँ पे कितना बना हुआ है, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बना हुआ है। जब अपन उसकी वैल्यू की बात करते हैं तो उसे बोल देते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोल देते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, विद्युत क्षेत्र व विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो विद्युत क्षेत्र के बारे में तो आप बात कर ही चुके हैं, अब बात करते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में। एक और बात करते हैं कि हमें कैसे पता लगता है कि विद्युत क्षेत्र है या नहीं है। जब भी आप किसी आवेश को लेके आते हैं, मान लीजिए यहाँ पे जहाँ पे आप मेरे को देख पा रहे हैं, यहाँ पे कोई एक पहले से आवेश है और मैं यहाँ से एक पकड़ के दूसरा आवेश लाया, ये लाया। अब मैं क्या देखता हूँ कि यह आवेश या तो इधर चला गया या इधर चला गया, कोई इस पर प्रभाव उत्पन्न हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि इस पर कोई ना कोई बल लगा है, कोई ना कोई बल लगा है। मैं मान लीजिए
किसी एक हल्के आवेश को लेके आता हूँ तो उस पर थोड़ा सा ज़्यादा बल लग जाता है, या मैं ऐसा करता हूँ कि यहाँ पे जो बन रखा है, पहले से जो आवेश रखा हुआ है वो चेंज कर देता हूँ, वो ज़्यादा भारी ले लेता हूँ, तो मैं देखता हूँ इस पर थोड़ा सा बल की वैल्यू है वो परिवर्तित हो जा रही है। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि जो लगने वाला बल है वो किस किस पे डिपेंड कर रहा है। एक तो आप जो आवेश को लाएँ उस पर डिपेंड कर रहा है, और साथ में वहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है, पहले से जो विद्युत क्षेत्र बन रखा है उस पर डिपेंड कर रहा है। इसी से हम एक फॉर्मूला बनाएंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए। तो देखिए अगला टॉपिक अपना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर विद्युत क्षेत्र हो बोलें या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोलें, दोनों को अपन किससे व्यक्त करते हैं, कैपिटल ई से व्यक्त करते हैं। ऊपर सदिश का साइन लगा हुआ है तो आप समझ सकते हैं ये कैसी राशि होता है, सदिश राशि होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे एरो लगा रखा है मैंने वेक्टर, तो ये कैसी राशि है, सदिश राशि है। सबसे पहले बात करते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती क्या है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है जब हम किसी भी विद्युत क्षेत्र में, कोई मान लीजिए कोई एक पहले से इलेक्ट्रिक फील्ड बना हुआ है, किसी विद्युत क्षेत्र में एकांक, एकांक का मतलब क्या होता है, उसका परिमाण 1, एकांक परीक्षण, ध्यान से सुनिए, किसी विद्युत क्षेत्र में एकांक परीक्षण धनावेश को लाने पर उस पर लगने वाला कार्यरत बल बोल सकते हैं, या लगने वाला बल क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। ओके, या आप ऐसा कह सकते हैं किसी विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी आवेश को लेके आते हैं तो उस पर लगने वाला बल वह परीक्षण आवेश जिसको लेके आए उसका परिमाण, उन दोनों के अनुपात को क्या कहा जाता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहा जाता है। तो देखिए फॉर्मूला बनाते हैं। ये मेरे पास एक क्यू आवेश है, पहले से जो रखा हुआ आवेश है वो, उसकी बात कर रहा हूं। पहले से एक क्यू आवेश रखा हुआ है, ओके। इसके चारों ओर एक एरिया बन रखा है, जहां तक इसका एरिया बन रखा है उस एरिया के अंदर मैं क्या करता हूं, एक क्यू नोड आवेश को लेके आता हूं। ये मैं क्यू नोड क्यों देता हूं इसको बोला जाता है टेस्ट चार्ज, परीक्षण आवेश। परीक्षण आवेश का मतलब क्या होता है, टेस्ट चार्ज परीक्षण आवेश होता है वह आवेश जो वहां के विद्युत क्षेत्र के बारे में बताता है हमें, मतलब वो चेक करता है कि यहाँ विद्युत क्षेत्र है या नहीं है, मतलब यहाँ कोई आवेश रखा हुआ है या नहीं रखा हुआ है, उसको वो जो चेक करता है उसे बोला जाता है टेस्ट चार्ज कहा जाता है। तो वह आवेश जो किसी अन्य आवेश के विद्युत क्षेत्र को चेक करके बताता है उसे कहा जाता है टेस्ट चार्ज, ओके। और ये वाला कौन सा चार्ज होता है, फिर इसे बोल देते हैं स्रोत चार्ज आवेश। ये वह आवेश जो इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न करता है, जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, उसे बोल देते हैं सोर्स चार्ज, और जो चेक करता है उसे टेस्ट चार्ज, ठीक है, ओके। अब जैसे मैं यहाँ पे इसको लाता हूँ तो इस पर कुछ ना कुछ बल लगेगा। अब अपन ऐसे बात नहीं कर रहे हैं अभी कि ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, अपन मान लेते हैं ये दोनों पॉजिटिव हैं, ठीक है। इसमें कुछ ना कुछ बल लगेगा, बल लगने पर यहाँ पे कितनी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, तो मैं उसके लिए एक फॉर्मूला डिफाइन कर रहा हूं। E इक्वल टू फॉर्मूला होता है F/Q0। यहाँ पे आप देख सकते हैं E इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, F इन दोनों के मध्य लगने वाला बल, और ये Q0 परीक्षण आवेश। मैंने यहाँ पे परीक्षण आवेश लिया है, न कि सोर्स चार्ज लिया है। क्यों लिया है, इसलिए लिया है क्योंकि आप ये जो बल की बात कर रहे हैं वो वाला बल है जो इसके द्वारा इस पे लगाया गया। मतलब यहां से मैं डेफिनेशन बना रहा हूं, किसी विद्युत क्षेत्र में एकांक परीक्षण धनावेश, इस क्यू नोड की वैल्यू एकांक 1 कर देता हूं, या ऐसे बोल सकते हैं परीक्षण धनावेश पर लगने वाला बल क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है, ठीक है, ओके। यदि क्यू नोड की वैल्यू 1 कर दी जाए तो E इक्वल टू F हो जाएगा। फिर आप डेफिनेशन ऐसे बोल सकते हैं, फिर उस डेफिनेशन के अंदर जो आप बोल रहे हैं उसके अंदर एकांक वर्ड यूज कर सकते हैं। यदि आप यहाँ क्यू नोड की वैल्यू 1 नहीं करते हैं तो आप एकांक वर्ड यूज नहीं करेंगे, तब बोलेंगे किसी विद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश, एकांक परीक्षण नहीं सॉरी एकांक हटाइए, किसी विद्युत क्षेत्र में परीक्षण धनावेश पर लगने वाले बल का मान क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। और यदि 1 कर देते हैं तो एकांक लगा देंगे, ठीक है, ओके। या आप सिंपल से सिंपल डेफिनेशन बनाना चाहते हैं तो बोल दीजिए किसी विद्युत क्षेत्र में परीक्षण आवेश पे लगने वाला बल वह उस परीक्षण आवेश के परिमाण का अनुपात विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। कोई दिक्कत यहाँ तक, ओके। अभी अपन ऐसा बोल रहे हैं, ये जो क्यू नोड आवेश है इसके बारे में थोड़ी सी बात और करते हैं। ये जो टेस्ट चार्ज है वो स्मॉल होना चाहिए, वेरी वेरी स्मॉल। कम क्यों होना चाहिए, इसका परिमाण कम क्यों होना चाहिए, कम इसलिए होना चाहिए
आप मान लीजिए ये जो आवेश है इसी का तो विद्युत क्षेत्र चेक करने आए कि यहाँ पे इस बिंदु पे कितना विद्युत क्षेत्र बन रहा है, यहाँ कितना बन रहा है, वही तो चेक करने आए आप। वो चेक करने आए हैं तो ये वाला आवेश अपने चारों ओर विद्युत क्षेत्र बनाएगा और ये वाला भी अपने चारों ओर विद्युत क्षेत्र बनाएगा। तो आपको यहाँ पे जो रिजल्टेंट मिलेगा, परिणाम ही मिलेगा, वो इन दोनों की वजह से मिलेगा, इन दोनों की वजह से मिलेगा। तो आप तो नहीं बता पाएंगे कि ये सारा का सारा इसका है। तो आप क्या कर सकते हैं, हम कर सकते हैं इसके लिए क्यू नोट की वैल्यू अति अल्प लीजिए, बहुत छोटा मान लीजिए। जीरो तो ले नहीं सकते, जीरो ही ले लिया आपने, आवेश जीरो ही ले लिया तो आपको पता ही नहीं लगेगा, ये कुछ इफेक्ट ही नहीं डालेगा, क्योंकि विद्युत बल होता है वो दो आवेशों के मध्य ही कार्य करता है। तो यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं डालेगा, नहीं इफेक्ट डालेगा। तो आपको क्या करना है, एक स्मॉल वैल्यू लेनी है, उसकी वजह से भी इफेक्ट पड़ेगा। मान लीजिए आप जब एक बहुत छोटी सी आवेश की वैल्यू लेके आते हैं तो यहाँ पे बनने वाला जो विद्युत क्षेत्र है इसकी वजह से कुछ ना कुछ तो बनेगा। तो ये जो वैल्यू निकालते हैं वो फुल फाइनल नहीं होती है, थोड़ा सा इसमें माइनर चेंजेस हो सकता है कि आप जो ऐसा बोल रहे हैं कि इस बिंदु पे बनने वाला जो इस आवेश की वजह से यहाँ पे विद्युत क्षेत्र इतना है, वो एक्चुअल में उतना नहीं है, वो थोड़ा सा कम है। क्यों? क्योंकि थोड़ी इसका भी है, थोड़ा इसका भी है, थोड़ा तो मेरा भी है। ओके, इसके बाद में इसको अपन वेक्टर फॉर्म में व्यक्त करते हैं। वेक्टर फॉर्म में व्यक्त करेंगे तो किस प्रकार से लिखेंगे, ई वेक्टर एफ भी सदिश राशि होती है, लेकिन आपको बता रखा है मैंने कि पहले परिमाण लिखते हैं। तो परिमाण को ऐसे ही मोड़ लगा देते हैं, क्यू नॉट, और साथ में आप यहाँ पे एकांक सदिश से मल्टीप्लाई करते हैं। वो एकांक सदिश कौन सा होगा, वो एकांक सदिश इस ई की दिशा को बताएगा, इस ई की दिशा को। जब भी अपन ऐसा लिखते हैं कि सदिश इज इक्वल टू सदिश का परिमाण इनटू एकांक सदिश, ऐसा एक क्लास में बात की थी मैंने, ए सदिश इज इक्वल टू ए सदिश का परिमाण इनटू एक है, ऐसा लिखते हैं। तो ऐसा लिखने का मतलब ये हुआ कि इस सदिश का जो परिमाण ले रहे हैं आप, ये लिखा मैंने, ये लिखा। अब ये जो डायरेक्शन, ये एक कैप है, ये एक कैप कौन है, इसकी दिशा में एक एकांक सदिश लिया है जो इसकी दिशा को व्यक्त कर रहा है। मतलब ये जो ई लग रहा है उस दिशा में आप एक एकांक सदिश लीजिए। अब ई की दिशा हमें नहीं पता, ए की दिशा होती है, हमेशा याद रखिए, जिस साइड में आप जिस आवेश को लेके आए हैं उस पर जिस ओर विद्युत बल लग रहा है वही विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है। मतलब कहने का मतलब ये हुआ, विद्युत क्षेत्र की दिशा विद्युत बल की दिशा की ओर ही होती है। यहाँ पे आप इस क्यू आवेश को पहले से रख रखा था, इस क्यू नोड को लेके आए, दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव, तो बीच की दूरी के अनुदिश विद्युत बल लगेगा इस डायरेक्शन में एफ, और इसी दिशा में कौन लगता है, विद्युत क्षेत्र होता है। इसी वजह से विद्युत बल इस दिशा में लगा, क्योंकि विद्युत क्षेत्र इस दिशा में था, इस आवेश के कारण लगने वाला बनने वाला जो विद्युत क्षेत्र था वो इस दिशा में था, इसी वजह से एफ भी इस पे इस ओर लगा। आपने देखा होगा पृथ्वी पे आ जाते हैं वापस से गुरुत्वाकर्षण बल पे आ जाता है। ये पृथ्वी की सतह और यहाँ पे मेरे पास ये एक कोई पिंड। आपको पता है गुरुत्वाकर्षण की बल की जो डायरेक्शन होती है वो पृथ्वी की ओर होती है, पृथ्वी के अंदर की ओर। इसी वजह से नीचे की ओर डायरेक्शन होने के कारण ये वस्तु नीचे की ओर आती है। तो जो गुरुत्वीय क्षेत्र बनता है उसकी डायरेक्शन क्या होती है, नीचे की ओर। इसी वजह से गुरुत्वाकर्षण बल भी नीचे की ओर। यदि ऊपर की ओर होती है, डायरेक्शन ऊपर की ओर होती है गुरुत्वाकर्षण बल की, तो ये वस्तु की डायरेक्शन भी, मतलब जाने की जो डायरेक्शन है वो भी ऊपर की ओर होती है। ओके, ठीक है। इसके बाद में बात करें तो यहाँ पे आप जैसे बल के लिए बता रहे थे कि बीच की दूरी के अनुदेय अपन यहाँ पे एक एकांक सदिश ले लेते हैं, वैसे ई के लिए ले लेंगे कि जो बीच की जो दूरी है उसी के दिशा में है, उसी की दिशा में है, तो उसका एक एकांक सदिश ले लिया मैंने, ये लीजिए। ये जो लिखने का जो तरीका है वो इतना अच्छा नहीं है, अच्छा तो है, इतना अच्छा नहीं है परफेक्ट। परफेक्ट के लिए मैं क्या करता हूँ, आगे थोड़ा सा और कार्रवाई करता हूँ। यहाँ मैं एक लिमिट लगा देता हूँ, लिमिट क्यू नोड इंडिकेट 0। इसका मतलब यह है कि क्यू नोड है, अब सही है, यह पूरी तरह से परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। इसका मतलब यह है कि क्यू नोड की वैल्यू 0 नहीं है लेकिन 0 के नजदीक है। और ऐसा ही मैं कह रहा हूं कि क्यू नोड है वो 0 तो नहीं है लेकिन बहुत छोटा है, बहुत छोटा है। तो मैंने दर्शा दिया कि क्यू नोड बहुत छोटा है, तो ये लिखने का ज्यादा बेटर अच्छा तरीका होगा। ओके, आप फर्स्ट टाइम विद्युत क्षेत्र के बारे में बातचीत कर रहे हैं, तो जब भी फर्स्ट टाइम आप किसी भौतिक राशि के बारे में बात करते हैं तो उसकी 3 बातें पक्की करते हैं। 3 बातें कौन सी, अदिश है या सदिश, पता है आपको अदिश और सदिश राशियाँ कौन सी होती हैं, तो दिशा है तो सदिश राशि, और सदिश नियमों की पालना भी करती है तो सदिश राशि होगी। डायरेक्शन, जिस साइड में लगने वाला विद्युत बल लगता है उसी डायरेक्शन में, एफ की दिशा में। मात्रक, यूनिट बताइए, यूनिट कितनी हो जाएगी, यूनिट कैसे निकालते हैं, हमको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए और उसमें रख दीजिए वैल्यू। ये लीजिए भैया, ये रहा मेरे पास फॉर्मूला, E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट। एफ का जानता हूँ सर बचपन से, न्यूटन, और क्यू नॉट आवेश, आवेश की विमा क्या होती है, वो सॉरी आवेश का मात्रक कूलाम,
तो न्यूटन अपॉन कूलाम। कई लोग क्या करते हैं, बहुत ही अच्छे बच्चे होते हैं, एन अपॉन। अच्छा नहीं लग रहा ना? पक्का 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 याद रखिए, जब भी आप किसी भी साइंटिस्ट के नेम पे आधारित मात्रक है तो उसका सिंबल लिख रहे हैं तो हमेशा कैपिटल के अंदर लिखें। इसलिए एन को ऐसा लिखा, सी को भी थोड़ा बड़ा लिखा मैंने। सी में तो कोई फर्क नहीं सर, मैं तो बड़ा इतना ही लिखता हूँ, एन अपॉन। ये अपने पास मात्रक हो गया इसका। इसके अलावा एक और होता है जो आप विभवांतर वाले टॉपिक आएगा तब आप पढ़ेंगे, लेकिन अभी बता देता हूँ, वोल्ट अपॉन मीटर। ये फॉर्मूला इससे बनता है, E इज इक्वल टू, पढ़ाऊंगा तब आगे बताऊंगा आपको अगले चैप्टर के अंदर, E इज इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन डी आर। इस वाले फॉर्मूले से बनता है। बी यहाँ पे विभव, विभव के लिए वोल्ट होता है, और ये दूरी है उसके लिए मीटर करती है। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं विमा की बात करते हैं। ओ गुरुजी, विमा पे आ गई बात। विमा के लिए पहले बल की विमा लिखो ऊपर की साइड में, तो m की पावर 1, l की पावर 1, t की पावर -2, l। और आवेश के लिए आई थी m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 1, 1 की पावर 1। इसको आप सॉल्व कर लेना, जो भी आए वो इलेक्ट्रिक फील्ड की हो जाएगी। ठीक है, तो ये अपने पास बेसिक सी बातें कंप्लीट हुई। इसके बाद में अपन एक छोटी सी बात और कर लेते हैं कि एक बिंदुवत आवेश होता है, उस बिंदुवत आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र कैसा बनता है। जैसे ये मेरे पास ये एक बिंदु है, वैसे है नहीं, बिंदु है, इसके कारण विद्युत क्षेत्र कैसा बनेगा, कैसे पता लगाएंगे। एक एकांक परीक्षण आवेश लेके आइए, छोटा सा आवेश लेके आइए। मैं लाया छोटा सा, मान लेता हूँ ये मेरे पास बिंदुवत आवेश है, ये इसके लिए कामिल परीक्षण आवेश को लाया, यहाँ रखता हूँ तो इस डायरेक्शन में जाएगा, यहाँ रखता हूँ ऐसे जाएगा, यहाँ रखता हूँ ऐसे जाएगा, यहाँ रखता हूँ ऐसे जाएगा, यहाँ ऐसे। मतलब कहने का मतलब आप इधर इधर ऐसे रखते हैं तो ऐसे जाएगा, ऐसे जा सकता है, ऐसे जा सकता है, जहाँ रखेंगे। मतलब यहाँ रखा तो ऐसे जा सकता है, यहाँ रखा तो ऐसे जा सकता है, यहाँ रखा तो ऐसे जा सकता है। मतलब कहने का मतलब बिंदुवत आवेश के कारण जो बनने वाला विद्युत क्षेत्र होता है उसकी डायरेक्शन त्रिज्यीय बाहर की ओर होती है, अंदर की ओर भी हो सकती है, डिपेंड करता है कि किस प्रकृति का आवेश है। पॉजिटिव है तो बाहर की ओर, और नेगेटिव है तो अंदर की ओर हो जाएगी। मतलब ऐसे, ये अंदर की ओर ऐसे हो जाएगी, नेगेटिव आवेश के लिए अंदर की ओर और पॉजिटिव के लिए बाहर की ओर। ओके, तो ये हमारी बेसिक सी बातें हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में कंप्लीट हुई। इसके बाद में आगे बातचीत करते हैं अपन विद्युत क्षेत्र है वो कितने प्रकार का होता है उसके बारे में बातचीत कर लेते हैं। विद्युत क्षेत्र दो प्रकार के हो सकते हैं, समरूप और असमरूप। यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यूनिफॉर्म कौन सा होता है, नॉन यूनिफॉर्म कौन सा होता है, इनके बारे में बात करते हैं। समरूप विद्युत क्षेत्र होता है, पहले समरूप की बात करते हैं। समरूप विद्युत क्षेत्र, देखिए वह विद्युत क्षेत्र जिसके प्रत्येक बिंदु पर, जहां पे भी बन रखा है, जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण व दिशा एक समान बने रहते हैं, दोनों समान बने रहने चाहिए, वह कहलाता है समरूप विद्युत क्षेत्र कहलाता है। जैसे मेरे मान लीजिए यहाँ पे कोई भी एक विद्युत क्षेत्र बन रखा है, यहाँ किसी भी बिंदु पे मैं देखता हूँ, यहाँ हर जगह मेरे को विद्युत क्षेत्र का मान है वो एक ही समान प्राप्त होता है। मान लीजिए ई का मान प्राप्त होता है 5 और इसका जो मात्रक होता है वो न्यूटन अपॉन कूलम। ये हर जगह 5 प्राप्त हो रहा है और डायरेक्शन भी हर जगह एक ही प्राप्त हो रही है। ये यहाँ पे भी है, ये लीजिए, सभी जगह एक ही दिशा प्राप्त हो रही है। तो ये वाला विद्युत क्षेत्र कौन सा होगा, समरूप विद्युत क्षेत्र। तो समरूप विद्युत क्षेत्र कौन सा होता है, वह विद्युत क्षेत्र जिसके प्रत्येक बिंदु पर समान परिमाण व समान दिशा प्राप्त होती है, वह समरूप विद्युत क्षेत्र कहलाता है। अब देखिए आगे थोड़ी सी और बात करते हैं। मान लीजिए यहाँ पे कोई एक क्यू आवेश रखा हुआ था, क्यू आवेश रखा हुआ है तो विद्युत क्षेत्र है इस डायरेक्शन में, तो ये क्या करेगा, इधर गति करेगा, गति करने लगेगा। ये विद्युत क्षेत्र है तो लगने वाला बल का मान कितना होगा, F इक्वल टू क्यू। अभी फॉर्मूला पढ़ा है, E इक्वल टू एफ अपॉन क्यू, उससे मैंने निकाला F इक्वल टू कितना होगा, मतलब इस क्यू आवेश पे लगने वाला बल का मान। वहाँ पे अपने पास क्यू नोट आ रखा था, क्यू नोट रख लीजिए, येलो, खुश रहो, आबाद रहो। तो यह क्यू नोट आवेश, प्रेक्षण आवेश, इस पे लगने वाला बल का मान इतना। अब ये क्या करेगा, ये चलेगा तो कोई भी आवेश जब चलने लगता है तो उस पर एक बल कार्य करता है। कौन सा, 11th क्लास में पहले, इससे पहले बहुत पढ़े हैं, F इक्वल टू एम में। तो F इक्वल टू एम में यहाँ पे जो त्वरण उत्पन्न हुआ इसके अंदर, वो किसकी वजह से प्राप्त हुआ, किसकी वजह से हुआ, E की वजह से। अब E नहीं बदल रहा तो ये भी नहीं बदलना चाहिए, मतलब
त्वरण है वो कांस्टेंट है, त्वरण नहीं बदल रहा है, त्वरण कांस्टेंट राशि है। तो दोनों को आप इक्वल कीजिए, तो क्यू नॉट ई मतलब ये दोनों बल बराबर हैं एम ए। तो आप यहां से एक की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं, त्वरण कितना होगा, त्वरण कितना होगा, ए इज इक्वल टू हो जाएगा क्यू नॉट ई अपॉन एम। एम कौन है, एम है यहाँ पे ये जो क्यू नॉट परीक्षण आवेश था उसका द्रव्यमान, उसका द्रव्यमान। क्यू नॉट कौन है, इस परीक्षण आवेश का आवेश। ई कौन है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो यहाँ पे पहले से बन रहा है, पहले से बन रहा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वो तो सारी चीजें, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बदल रहा, आवेश नहीं बदल सकता बीच में, और एम भी नहीं बदल रहा, तो इसका मतलब ये कौन होगा, ये कांस्टेंट राशि होगी, ये नियत रहेगा। और जब हमारे पास त्वरण कांस्टेंट होता है तो उस पर लगने वाले बल का मान भी कांस्टेंट होता है, या आप ऐसे कह सकते हैं कि बल की वैल्यू यदि कांस्टेंट बनी हुई है तो त्वरण कांस्टेंट होता है। और जहां पे जिस निकाय के पास, या अपन किसी वस्तु की बात करते हैं, किसी वस्तु के पास त्वरण की वैल्यू कांस्टेंट है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वहां पे अपन न्यूटन के नियम लगा सकते हैं, न्यूटन के जो गति के जो समीकरण हैं वो लगा सकते हैं। तो आप समरूप विद्युत क्षेत्र के अंदर न्यूटन के समीकरण लगा सकते हैं। ओके, अगला है असमरूप विद्युत क्षेत्र। असमरूप कौन सा होगा, वह विद्युत क्षेत्र जिसके किसी भी बिंदु पे देखें वहां पे या तो विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन बदल जाए या परिमाण बदल जाए या दोनों ही बदल जाए, वो क्या कहलाता है, असमरूप विद्युत क्षेत्र कहलाता है। कैसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है जैसे ये बिंदु, ये बिंदु, ये बिंदु, इन बिंदुओं पे चेक किया मैंने, मान लीजिए इस बिंदु पे 5 वैल्यू आ गई, इसके 4 आ गई, इस पे 3 मिली आपको, इस पे 5 मिल गई, इस पे 6 मिल गई, इस पे 8 मिल गई, इसमें मिली नहीं, इस पे 1 मिल गई, ऐसे मिल गई। तो हर जगह अलग अलग बिंदुओं पे अलग अलग परिमाण प्राप्त हो रहे हैं, या डायरेक्शन भी मान लीजिए इधर प्राप्त हो गई, इसमें इधर प्राप्त हो गई, इसमें इधर प्राप्त हो गई, किसी में इधर प्राप्त हो गई, या दोनों ही बदल गए, वो क्या कहलाता है, असमरूप विद्युत क्षेत्र कहलाता है। और असमरूप विद्युत क्षेत्र के अंदर त्वरण की वैल्यू अलग अलग होगी। यदि आप किसी आवेश को लेके आएंगे, त्वरण की वैल्यू अलग अलग होने के कारण वहाँ पे आप न्यूटन की समीकरण नहीं लगा सकते। ओके, इसके बाद में कुछ नोट की बात करता हूँ। ई हमेशा हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल लगता है, हमेशा जब भी विद्युत क्षेत्र की बात करते हैं तो हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर इसकी दिशा होती है। एक तो पहचानने का तरीका, जिस साइड में विद्युत बल लगे उस साइड में विद्युत क्षेत्र की दिशा, दूसरा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है। ओके, कोई दिक्कत नहीं ना। हाँ, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा हमेशा किस ओर से किस ओर होती है, हमेशा जिस ओर विद्युत बल लगता है उस ओर, या आप ऐसे कह सकते हैं हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। सेकंड पॉइंट है हमारे पास, हमेशा जो विद्युत क्षेत्र अप्लाई होता है, या आप ऐसे कह सकते हैं किसी विद्युत क्षेत्र के अंदर आप किसी आवेशित वस्तु को लेके आते हैं तभी विद्युत बल लगता है, वरना नहीं लगता है। ये तो अपन पहले से बात करते आ रहे हैं। ओके, थर्ड पॉइंट, जब भी हमारे पास कोई आवेश होता है, जैसे प्लस आवेश है, मान लीजिए विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन ये है, प्लस आवेश है, तो उस प्लस आवेश पे लगने वाले जो बल होगा उसकी डायरेक्शन ये वाली होगी, और यही विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन होगी। नेगेटिव होता है तो इसके विपरीत लगता है, पॉजिटिव पे उसी दिशा में, नेगेटिव विपरीत दिशा में। और यदि ये गतिमान है, चाहे ये किसी भी दिशा में गतिमान हो, बल की डायरेक्शन ऐसे रहेगी, चाहे इसकी मतलब इस दिशा में ये चल रहा हो, या इस दिशा में ये चल रहा हो, या इस दिशा में चल रहा हो, इस दिशा में, किसी भी दिशा में चले, लगने वाले जो बल की दिशा है वो सेम ही बनी रहेगी। हाँ, कुछ चेंज हो सकती है, मतलब इस प्रकार से ऐसे प्रबलता प्राप्त हो सकती है, लेकिन वो एक तरह से डायरेक्शन है, उस ताक्षणिक मान के लिए देखेंगे तो वो वहीं पर प्राप्त होगी। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ विद्युत क्षेत्र के बारे में, ऑलमोस्ट कंप्लीट हुआ। इसके बाद में अगली क्लास के अंदर अपन पढ़ेंगे किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे, और साथ में जो लास्ट क्लास में अपन ने अध्यारोपण का सिद्धांत पढ़ा था उसके बारे में पढ़ेंगे, तो उसके बारे में आप थोड़ा ढंग से कंप्लीट कर लें। अगली क्लास में फिर से उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। ओके, टाटा, बाय बाय।